वाले हैं चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर है और सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर 10 है जिसका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स फॉर इट्स डिटर्मिनेशन, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस। यानी हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसके बारे में, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन किया जाता है, उनके रूल्स क्या हैं, राउंडिंग ऑफ फिगर्स कैसे करते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने से पहले हमको साइंटिफिक नोटेशन का आइडिया होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो आइए जरा समझते हैं इसको। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म n into 10 to the power n। ठीक है, यानी साइंटिफिक नोटेशन एक एक्सपेरिमेंटल नोटेशन है जिसमें हम किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कैपिटल N इंटू 10 to the power स्मॉल n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर स्मॉल n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। जो आपने 10 की पावर लगा रखी है स्मॉल n, वो एक एक्सपोनेंट है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। एंड कैपिटल N इज अ नंबर कॉल्ड एज डिजिट टर्म। जो कैपिटल N आपने यहाँ पे लिखा है उसको डिजिट टर्म बोलते हैं। वो एक नंबर हो सकता है जो कि वेरी कर सकता है, विच वेरीज फ्रॉम 1.00 टू 9.999। यानी ये जो कैपिटल N है ये डिजिट टर्म है, इसका वैल्यू वेरी कर सकता है 1.000 से 9.999 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दस वी कैन राइट 232.508 एज 2.32508 इंटू 10 to the power 2। यहां पे हमने क्या किया, 232 को 2 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में लेके आ गए और वो हो गया साइंटिफिक नोटेशन, राइट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सिमिलरली 0.0016 कैन बी रिटन एज, हम 1.6 लिखेंगे इंटू 10 to the power -3। तो इस तरह से आपने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी नंबर को कैपिटल N इंटू 10 to the power स्मॉल n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल नोटेशन होता है, राइट। अब आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। जो सबसे पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो जरा समझिए। यहाँ पे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इट। जो भी आप एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हो, जहां कहीं पे भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है, वहां पे उस मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, क्यों होती है ये अनसर्टेनिटी? बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला कि जो इंस्ट्रूमेंट आप मेजर करने के लिए ले रहे हो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हो, और दूसरा जो पर्सन जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी स्किल्स कैसी हैं, राइट। तो इन दोनों की वजह से जो भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया जाता है उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। The uncertainty in the experimental or calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। जो भी यहाँ पे uncertainty आई, किसमें आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में या कैलकुलेटेड वैल्यूज में, वो हम मेंशन करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताकर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से हम जो भी अनसर्टेनिटी आती है एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। Significant figures are meaningful digits which are known with certainty +1 which is estimated or uncertain। यानी significant figures जो है वो meaningful digits हैं जो कि certainty के साथ हम determine करते हैं और उसको express कर सकते हैं, right। अब हम आगे बात करते हैं significant figures का determination कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या rules हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी जहां कहीं पे किसी भी मेजरमेंट में किसी भी वैल्यू में जीरो नहीं आ रहा है, 1 से लेके 9 तक जो भी डिजिट आ रही हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन 285 सेंटीमीटर देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2, 8 एंड 5 तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। एंड इन 0.25 ml देर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो काउंटिंग में नहीं आएगा, 2 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 0.25 ml में। इसी तरह से देखिए आगे नेक्स्ट,
सेकेंड रूल क्या कहता है? जीरोस प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरोस इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। यानी कि जीरो जो कि किसी नॉन जीरो डिजिट से प्रिसीडिंग होता है, पहले आता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी कि जैसे आपने देखा 0.25 ml में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल का पॉइंट बताता है, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताता है। तो क्या कहा? जीरोस प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ऐसे जीरोस क्या शो करते हैं? इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 0.03 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें सिर्फ एक ही काउंट होगा जो कि 3 से पहले वाला जीरो या उससे भी पहले वाला जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग में नहीं आएगा। इसी तरह से 0.0052 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2, एक तो 5 और एक 2। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करें रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है? जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर कोई 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं, उनके बीच में कहीं जीरो आ रहा है तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट बन जाएगा, तब फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में आएगा। इस एग्जांपल देखिए, दस 2.005 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। 2 भी है, 0 भी है, 0 भी है, 5 भी है। क्यों है ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट? क्योंकि 2 और 5 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो एंड में हम जीरो लिखते हैं या नंबर के राइट में जो जीरो लिखते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। कब? प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। कंडीशन क्या है कि वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होने चाहिए, लेफ्ट में नहीं होने चाहिए। यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, चाहे वो एंड में आ रहे हो, चाहे नंबर के राइट साइड में हो, वो कुछ भी हो, बट कंडीशन क्या है? डेसिमल के राइट साइड में होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.200 ग्राम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखिए डेसिमल है, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद है 0, उसके बाद है 0। तो ये दोनों जीरो डेसिमल के राइट में है, डेसिमल के बाद आ रहे हैं, इसलिए तीनों के ये दोनों 0 और ये 2 सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन जो डेसिमल से पहले वाला 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग में नहीं आएगा, वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को बताएगा। तो 0.200 में कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point। अगर मान लीजिए एंड में तो आ रहा है लेकिन डेसिमल नहीं है, वहां पे डेसिमल के राइट साइड में नहीं है, सिर्फ एंड में ही आ रहा है। यानी कंडीशन देखना रूल नंबर 4 की कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, नंबर के राइट साइड में हो या एंड में हो, वो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब उसके राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में वो प्रेजेंट हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहां पे क्या कहा गया? बट इफ अदरवाइज टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एंड में आने वाले टर्मिनल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि ये एंड में तो 0 आ रहा है, यहां डेसिमल नहीं है। जैसे अगर मैं डेसिमल लगा देता हूं, देखिए ध्यान से, बट 100.0 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या हो गया? डेसिमल के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी 0 डेसिमल से पहले हैं, ये भी सिग्निफिकेंट हो गए क्योंकि नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं। राइट, बात समझ में आ गई? तो नॉन जीरो के बाद आने वाले 0 भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कंडीशन है कि डेसिमल होना चाहिए और डेसिमल के बाद वाला तो सिग्निफिकेंट होता ही है। राइट, अब आगे देखिए, अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। क्या कह रहा है रूल नंबर 5? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
जब आप एक्सपेरिमेंटल नोटेशन लिखते हो, अभी जैसे मैंने आपको आगे बताया साइंटिफिक नोटेशन लिखते हो, तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जो आपका डिजिट टर्म होता है, वही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल 0.00045 इज एक्सप्रेस्ड एज 4.5 into 10 to the power minus 4 in terms of scientific notations where the number of significant figures is 2। यानी ये जो टर्म है आपके पास 0.00045, उसको अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 4.5 into 10 to the power minus 4। और यहां पे जो डिजिट टर्म है वो कितना है? 4.5। दोनों ही नॉन जीरो वैल्यू हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2। एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं एवोगैड्रो नंबर का। एवोगैड्रो नंबर कैसे लिखते हैं? 6.023 into 10 to the power 23। 10 to the power 23 को तो हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, 6.023 को हम काउंटिंग में लेंगे क्योंकि डिजिट टर्म है। इसमें आप देखिए 6, 0, 2 और 3 टोटल कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई। अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन आपको दे रखा है तो उसमें जो डिजिट टर्म है केवल उसको ही सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में लेना है। जो 10 की पावर जो भी लिखी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, द डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो 10 की पावर आपने लिखी है या जो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को जो बताते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग में नहीं आते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स विथ एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं। जो डेसिमल पोजीशन वाली बात हमने जो कही उसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 345,601 इज 6। जैसे आप देख सकते हैं 345,601, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स हैं और 6 के 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज। अब आप इसको कैसे भी लिखिए, 345.601 लिखिए, 3.45601 लिखिए या 0.345601 लिखिए, सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 ही रहेंगे। तो क्या फर्क पड़ा? डेसिमल आपने इधर शिफ्ट किया चाहे इधर शिफ्ट किया, चाहे 3 पॉइंट लिखा चाहे 345 पॉइंट लिखा, चाहे 34.5 लिखा या 0.3 लिखा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल को आप कहीं पे भी शिफ्ट कीजिए, उस डेसिमल की पोजीशन से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 345,601 में और चाहे आपने उसको जितने भी अलग अलग फॉर्म में लिखा, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर सेम है। तो यही रूल है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन इधर उधर करने से, शिफ्ट करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स एक स्पेशल नोट आपको ध्यान से समझना है। 2 टर्म हैं जो हम बार बार यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में, एक है प्रिसिजन, एक है एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कभी भी आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ रही है, एग्जैक्टली वही आ रही है, वो है एक्यूरेसी। जब आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू बार बार कैलकुलेट की हैं, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपस में नज़दीक आ रही हैं, आपस में क्लोज हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिसिजन। प्रिसिजन या प्रिसाइज वैल्यू वो होंगी जहां पर वैल्यूज आपस में क्लोज हैं। हो सकता है कि वो एक्यूरेट भी हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना भी हो। यानी सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक भी हो सकती है और नज़दीक नहीं भी हो सकती हैं। और एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया? जहां पे वैल्यूज ट्रू वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हैं और बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो है एक्यूरेसी। तो यहां पे डेफिनेशन यही दे रखी है, प्रिसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। किसी भी सेम क्वांटिटी के लिए जो भी वेरियस मेजरमेंट्स आपने किए उनमें आपस में कितनी क्लोजनेस है, आपस में वो कितने एक दूसरे के नजदीक हैं, वो क्या कहलाएगा? प्रिसिजन। और ऐसी वैल्यूज क्या कहलाएंगी? प्रिसाइज वैल्यू। जबकि एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। किसी भी रिजल्ट की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक अगर पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है तो ये शर्त किसकी है? एक्यूरेसी की। और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? एक्यूरेट वैल्यू, राइट। एक अच्छा रिजल्ट वो होता है जिसमें एक्यूरेसी भी हो और प्रिसिजन भी हो। एक अच्छे रिजल्ट में एक्यूरेसी और प्रिसिजन दोनों होना चाहिए। केवल प्रिसिजन है, एक्यूरेसी नहीं है, तो वो काम नहीं चलेगा। और एक्यूरेसी है और उसके साथ साथ प्रिसिजन भी है तो बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है जिसका नाम है रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, यानी जब जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन रखने के लिए जो बाकी नंबर्स हैं, बाकी डिजिट्स हैं, उनको राउंडिंग ऑफ करते हैं, उस राउंडिंग ऑफ फिगर्स का क्या कंसेप्ट है, क्या रूल है। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए पहली बात तो राउंडिंग ऑफ क्यों किया जाता है और दूसरी बात राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ इसलिए किया जाता है कि जो प्रॉपर या जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो मेंटेन रहें। भाई किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में जो या किसी भी वैल्यू में जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स रिक्वायर्ड हैं मिनिमम, उनको मेंटेन रखने के लिए हम बाकी नंबर्स को राउंडिंग ऑफ कर देते हैं ताकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेंटेन रहें। और वो राउंडिंग ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम राउंडिंग ऑफ फिगर्स कह रहे हैं और वो किसी में आता है, वो आता है रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आइए उन रूल्स को समझते हैं कि कैसे राउंडिंग ऑफ की जाती है। तो क्या कहा देखिए, द राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर इज अप्लाइड टू रिटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब कभी भी आपको मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन करना है, मेंटेन करना है, संभाल के रखना है, बचा के रखना है, उसके लिए राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। अब क्या कहता है रूल 1, देखिए राउंडिंग ऑफ का, व्हेन द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन टू बी मोर देन 5, यानी जब आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 5 से ज़्यादा है, यानी कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी है 5 से ज़्यादा है, लास्ट वैल्यू सबसे लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, देन द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो उससे पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर 1 से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल समझिए 4.317, अब इसमें जो लास्ट नंबर है 7, अगर मुझे इसको हटाना है और ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से ज़्यादा वैल्यू है, तो हम इसको जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 7 से पहले वाला जो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर, जो नंबर यहाँ पे है उसमें एक ऐड कर देंगे, राइट। तो 4.31 है, ये 4.32 हो जाएगा। कब? जब यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ पे 7 नहीं होता तो कंडीशन कुछ और होती। यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है वो किसके लिए है कि यहाँ पे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 6 हो, 5 से ज़्यादा कुछ भी हो तो उससे पहले वाले सिग्निफिकेंट फिगर में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा राउंडिंग ऑफ जो है उसका रूल नंबर 1 आपको समझ में आया है। अब आगे बात करते हैं। जब हम राउंडिंग ऑफ की बात कर रहे हैं और जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो 5 से कम है तो फिर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर है उससे पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर है उसको अनचेंज रखेंगे। यही बात यहाँ पे कही गई है। व्हेन द डिजिट इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5 इट इज नेग्लेक्टेड एंड द प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स अनचेंज। जैसे कि अगर हम बात करें 4.312, लास्ट नंबर कौन सा है, 2, 5 से कम है, तो उससे पहले वाला सिग्निफिकेंट फिगर जो 1 है वो एज इट इज रहेगा और 2 को आप स्किप कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो 4.312 को जब राउंडिंग ऑफ की जाएगी तो 4.31 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि क्या हो कि जब लास्ट डिजिट 5 ही हो, ना 5 से ज़्यादा हो ना 5 से कम हो, एग्जैक्टली 5 ही हो, तब क्या करना है। तब ये देखना है कि जो 5 है, लास्ट डिजिट तो आपने बोल दिया 5 है, तो उससे पहले वाली जो डिजिट है वो क्या है, अगर वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो उसमें एक बढ़ा दो, वो अगर इवन है तो उसको जैसा है वैसा ही रख दो, अनचेंज रख दो। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, क्या कहा, व्हेन द डिजिट हैपन्स टू बी 5, जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जिसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है वो एग्जैक्टली 5 ही है। भी मोर देन 5 होता तो रूल नंबर 1 यूज हो जाता, लेस देन 5 होता तो रूल नंबर 2 हो जाता। रूल नंबर 3 तक हम इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। द लास्ट मेंशन और प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, जो उससे पहले वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है 5 से पहले वाला, उस सिग्निफिकेंट फिगर में 1 ऐड कर दिया जाएगा अगर वो नंबर ऑड है तो। इन केस ऑफ इवन फिगर द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो उसको अनचेंज रखना है, 5 से पहले वाला नंबर ऑड है तो उसमें एक बढ़ा देना है। एग्जाम्पल से समझिएगा, 8.375, 5 से पहले जो नंबर है वो क्या है, 7, कैसा है, ये ऑड है, तो जब आप इसकी राउंडिंग ऑफ करोगे तो 5 को तो स्किप कर देना है और 7 में 1
ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 8.375 इज राउंडेड ऑफ टू 8.38 वाइल 8.365। अब आप ध्यान से देखना 5 से पहले जो नंबर है वो कैसा है इवन, तो जब आप 5 को स्किप करोगे तो 6 को एज इट इज रखना है, उस बार ना तो कम करना है ना बढ़ाना है, एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा 8.365 इज राउंडेड ऑफ टू 8.36। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आपने क्या देखा, 3 रूल हैं। पहला कि जब 5 से ज्यादा हो लास्ट डिजिट तो क्या करना है, 5 से कम हो। रूल नंबर 2 तो 5 से कम हो तब क्या करना है। और रूल नंबर 3 क्या बताता है कि एग्जैक्टली नंबर 5 हो तब क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि राउंडिंग ऑफ फिगर्स कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंटेन रखने के लिए कैसे उसके तीनों रूल को फॉलो करना है। पहले आप रूल नंबर 1 को देखेंगे, फिर रूल नंबर 2, और अगर नहीं हो रहा है 1 और 2 से तो 3 को अप्रोच करेंगे ताकि आप राउंडिंग ऑफ अच्छे से कर सकें। ओके, अब आगे देखिए। अब देखते ही देखते हम आ गए वीडियो लेक्चर के आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। क्या मतलब है डायमेंशनल एनालिसिस का, पहले उसको समझते हैं। ड्यूरिंग कैलकुलेशंस जनरली देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। देखिए, चाहे आप स्पीड मेजरमेंट कर रहे हो, डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो, या कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, आपको जरूरत होती है एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की। तो ड्यूरिंग कैलकुलेशंस जनरली देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। जो आप ये मेथड यूज करते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड। इसी को ही यूनिट फैक्टर मेथड भी कहा जाता है और यही डायमेंशनल एनालिसिस होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यूज किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और क्या कह रहा है एनसीईआरटी की बुक में वो भी आपको पता चले। देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 ही कह रहा है अ पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच लॉन्ग, वॉट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। एक मेटल का टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है 3 इंच है, और आपको ही बताना है कि उसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या बोल देंगे, हम अच्छे से जानते हैं कि 1 इंच कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर का रेशियो कितना आ गया 1। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। Thus 1 inch upon 2.54 centimeter equal to 1 and 2.54 centimeter upon 1 inch is also equal to 1. Both of these are called as unit factors, right? इन दोनों को क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर बोलते हैं। If some number is multiplied by this unit factor that is 1, इन यूनिट फैक्टर जिसको आपने 1 कहा, इससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, it will not affected otherwise, वो अफेक्टेड नहीं होगा। अब आपने क्या लिखा 3 इंच, तो 3 इंच को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो आप क्या कीजिए 3 इंच यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 क्या है 2.54 अपॉन 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2.54 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको फिर से समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं, द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज टू बी डन इज दैट यूनिट फैक्टर विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट्स। यानी वो यूनिट फैक्टर जिससे कि आप मल्टीप्लीकेशन करना चाह रहे हो, वो यूनिट फैक्टर है जो आपको डिजायर्ड यूनिट देगा। दैट इज द न्यूमरेटर शुड हैव द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी न्यूमरेटर में वो पार्ट होना चाहिए जो आपको रिजल्ट चाहिए, जिस फॉर्म में आपको रिजल्ट चाहिए वो न्यूमरेटर के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, आप सभी आराम से समझ जाएंगे। देखिए ये भी एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जाम्पल है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days। 2 days में कितने सेकेंड्स हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। हम अच्छे से जानते हैं कि 1 डे में कितने होते हैं 24 आवर्स। तो 1 डे अपॉन 24 आवर्स का रेशियो कितना आ गया 1। या हम ऐसा भी बोल सकते हो 24 आवर्स और 1 डे, 24 आवर्स अपॉन 1 डे का रेशियो भी कितना है 1। अब इस यूनिटी फैक्टर की हेल्प से, यूनिट फैक्टर मेथड से हम आगे अप्रोच करते हैं।
इसी तरह से क्या हो जाएगा, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, तो 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स का रेशियो कितना है 1, या क्या बोल देंगे 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर का रेशियो भी कितना है 1। सो फॉर कन्वर्टिंग 2 days to seconds द यूनिट फैक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड इन सीरीज 1 स्टेप बाय स्टेप ओनली। यानी अब आपको 2 days को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी यूनिट फैक्टर्स हैं उनको एक साथ सीरीज में मल्टीप्लाई करते चलिए। बस ध्यान ये रखिए कि जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, हमको आंसर किस में चाहिए सेकंड में, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बाकी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा है 2 day, अब इसको डे को कैंसिल करना है, कैसे करेंगे 24 आवर अपॉन 1 day, दोनों क्या होता है 1, यूनिट फैक्टर है ये, तो 24 आवर और 1 day दोनों एक ही चीज है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही चीज है, आप चाहे 24 आवर बोलो चाहे 1 day बोलो। 24 आवर अपॉन 1 day लिखने से क्या होगा, डे से डे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या बच गया आर, तो हम क्या लिख देंगे 60 मिनट्स और 1 आवर, दोनों एक ही चीज है, 1 आवर कहें चाहे 60 मिनट्स कहें, बट 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर लिखने से क्या हुआ, आर से आर कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बच गया मिनट, तो हम क्या लिख देंगे 60 सेकेंड्स अपॉन 1 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 60 सेकेंड लास्ट में रह जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास बच गया 2, जो यहाँ पे है 24 इंटू 60 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 172800 सेकेंड्स, यानी 2 days में हमारे पास 172800 सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने समझा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए रूल्स क्या हैं, हर एक रूल को हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा। फिर हमने बात की एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक अच्छे रिजल्ट के लिए क्या चाहिए हमको। फिर हमने बात की रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने के लिए जो राउंडिंग ऑफ फिगर्स करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझा। और फिर हमने बात की लास्ट में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, और उसके लिए 2 एग्जाम्पल्स देखे। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी यहाँ पे आपको समझाया हमने वो समझ में आया होगा। और अगर कोई बात, कोई एग्जाम्पल, कोई रूल, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि 11th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर्स के जो सिस्टमेटिक वीडियोज़ हैं आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएं। और अगर आप कुछ और टॉपिक पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।